नमस्कार। नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश कंपनी के भारत में साम्राज्य स्थापना करने के क्रम में वो सभी गतिविधियों को जान रहे हैं जो उन्होंने पहले यूरोपीय कंपनियों को निपटारा किया और फिर आने वाले किस प्रकार भारतीय राजाओं के बीच वो अपना षड्यंत्रकारी नीतियां अपना रहा है, जिसमें मैंने मैसूर और मराठा पर बात किया। और आज थोड़ी सी मराठा का टॉपिक बचा हुआ है तो मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्योंकि आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय शासक बना तो चूंकि यह कमज़ोर शासक था, तो ऐसे में क्या हुआ कि ब्रिटिश कंपनी और अन्य ब्रिटिश गवर्नमेंट और अन्य ब्रिटिश अधिकारी इन सबों ने मिलकर भारतीय जो मराठा शासक था बाजीराव द्वितीय उसको संरक्षण देने का काम किया। चूँकि स्टार्ट यहीं से होता है आंग्लेय सेकेंड मराठा युद्ध। जब आंग्लेय सेकेंड मराठा युद्ध के बारे में आप जानिएगा तो इसकी शुरुआत होती है बसीन संधि के माध्यम से, और बसीन संधि के माध्यम से पुनः बाजीराव द्वितीय को कंपनी ने शासक बना दिया और उसके बदले में कंपनी को बाजीराव द्वितीय ने धन दिया और बहुत तरह के जागीर दिए, सूरत का इलाका दे दिया। उसके उपरांत चूँकि कंपनी कहा कि बाजीराव द्वितीय जी आप पर बार बार हमलावर हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको संरक्षण भी हम देंगे, बदले में आप हमारे जो सैनिक काम करेंगे उसको पेमेंट कर देना। चूँकि अब यहाँ पे देखिए कंपनी किसका, ब्रिटिश का, संरक्षण किसको दे रहा है, भारतीय राजा का। और तो ये पेमेंट दे रहा है कौन, भारतीय राजा बाजीराव द्वितीय। काम किसके लिए कर रहा है, तो वो सैनिक तो कंपनी के लिए। अब कंपनी जिस दिन कहेगा कि ये जो बंदूक है इस तरफ घुमा दीजिए, मीन्स बाजीराव द्वितीय की तरफ, तो वो सैनिक उसका ही काम करेगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से राजाओं को भी कंपनी किसके नियंत्रण में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। तो आपको यहाँ से चीज़ें हैं जो समझना होगा। जब मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय बचा तो यह एक कमज़ोर शासक था और इस पर बार बार हमलावर हो रहे थे कौन, ग्वालियर के सिंधिया और जसवंत राय होलकर। चूँकि ग्वालियर का सिंधिया और जसवंत राय होलकर सोचा कि क्यों ना मराठा सरदार कमज़ोर है बाजीराव द्वितीय, तो इसको अपनी कठपुतली बना लिया जाए। और इसी के क्रम में जो सिंधिया था वो बहुत ही पॉलिटिकली और षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। इन्होंने बाजीराव द्वितीय से कहा कि जसवंत राय होलकर आपको मारना चाहता है और गद्दी अपने आप को प्राप्त करना चाहता है। इसी बात को सुनकर बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या करवा दिया। अब यह लड़ाई सिंधिया और जसवंत राय होलकर के बीच होने लगा और बीच में ही जसवंत राय होलकर ने जो बाजीराव द्वितीय था उस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के क्रम में चूंकि बाजीराव द्वितीय कमजोर पड़ा तो बाजीराव द्वितीय ने यहाँ से भागा और भागकर कहाँ चला गया, बसीन। बसीन वही है जो 1782 में सलवाई के संधि के माध्यम से अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। अब अंग्रेज के संरक्षण में चला गया कौन, बाजीराव द्वितीय। अब बाजीराव द्वितीय चूंकि अंग्रेज के शरण में गया है तो अंग्रेज वहां से कुछ शर्तें मनवाएगा, उसके बाद ही संरक्षण देगा। तो ये सारी बातें और सारे आयाम जो है मैंने आपको बता दिया था। तो आइए आज की चर्चा को इस तरह से हम आगे प्रारंभ करते हैं। अब प्रश्न उठता है मराठा हार क्यों गए। चूंकि मराठा सरदार एक बहुत सशक्त सरदार थे, वो हार क्यों गए, तो हार जाने के क्रम में आपको एक बात जानने को आएगा कि मराठा अपनी चरम अवस्था में अपनी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं कर पाए। चूँकि जब वह अच्छी अवस्था में थी, जब उनकी स्थितियां उसके अनुकूल था, तो उस अवस्था में उन्होंने अपने आर्थिक अवस्था को ठीक करने के ऊपर विशेष ध्यान दिया नहीं, हमेशा युद्ध में ही उलझा रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे मराठा फाइनेंशियली क्या हुए, कमज़ोर पड़ने गए। आगे देखिए, कृषि, उद्योग और व्यापार आदि में भी यह क्या किया कि नियमित कर नहीं लगाया, तो ऐसे में इसकी अवस्था, आर्थिक अवस्था बिगड़ती गई। उसके साथ साथ मराठा चौथ 25% और सरदेशमुखी 10% कर वसूल रहे थे, जिसके कारण उसका संबंध पड़ोसी राज्य जो अच्छा नहीं रहा। यानी जो मराठा सरदार थे वो
अपने इलाके के लोगों से विशेष प्रकार के कर वसूलते थे। उस कर का नाम था चौथ, जो 25% और सरदेश मुखी जो 10% वहाँ के स्थानीय लोगों से वसूलते थे। अतः पड़ोसी राज्य और वहाँ के स्थानीय राज्य और सरदारों से इसका संबंध अच्छा नहीं रह पाया। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। आगे हिंदू पद पातशाही का समापन हो गया। चूंकि हिंदू पद पातशाही के माध्यम से आप सभी हिंदुओं को एक गठजोड़ में बांधना चाहते थे, तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए था कि जो हिंदू विशिष्ट रूप से है उस पर इस तरह के कर नहीं लगाया जाए। अतः यह हिंदू पद पातशाही समाप्त हो गया। अगला, पानीपत में मराठा की हार, धन जन की क्षति और सम्मान की हानि हुई। किसमें? पानीपत में। लेकिन यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ था, इसके बारे में पिछले कक्षा में मैंने डिटेल में बात किया था। उसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों की आक्रामकता, आपको पता चला था कि जैसे ही मराठा सरदार बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई थी, मराठा सरदार अलगाववाद की ओर गए थे, उसकी नीतियाँ मराठाओं के प्रति आक्रामक हो रही थी। तो ये चीज़ें थी। आगे मराठा सरदारों की अलगाववादी नीति बता दिया। गद्दी प्राप्त करने हेतु अंतःद्वंद, मराठाओं में अंतःद्वंद क्या था कि एक खेमा नाना फडणवीस के संग में था और दूसरा खेमा रघुनाथ राव के संबंध में था। और यही रघुनाथ राव का संरक्षण कौन देती है? ब्रिटिश कंपनी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ब्रिटिश का महत्वाकांक्षा एवं मुगल रणनीति या कुशल रणनीति का भी परिणाम था। उसके साथ साथ मैसूर के विरुद्ध मराठा का क्या देना? समर्थन देना, जिसके कारण भारतीय और खास करके मराठाओं शक्ति पूर्ण रूप से कमजोर होते गए। तो मराठा पूर्ण रूप से यहाँ चलकर क्या हुआ? आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे जब बढ़ते हैं तो एक राज्य आता है नजर, जिसका नाम है बंगाल। अब बंगाल जो था, यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी क्यों अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी? तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि बंगाल सबसे पहले तो एक राजस्व वाला बड़ा केंद्र था, उसके साथ उद्योग व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह एक बड़ा केंद्र था। उसके बाद आगे देखिएगा तो अगला पॉइंट है ब्रिटिश कंपनी 18वीं सेंचुरी के बाद बंगाल में अपना केंद्र स्थापित करने शुरू कर दिए। बंगाल का क्षेत्रीय विस्तार भी काफ़ी बेहतर था। बंगाल समुद्र तट पर बसा हुआ था। यह सभी जो है सामरिक दृष्टि से बंगाल ब्रिटिश कंपनी के लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही लाभदायक नज़र आ रही है। ऐसे में ब्रिटिश कंपनी एक स्ट्रेटेजिकली दृष्टिकोण से क्या करेगी? बंगाल में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करेगी। क्योंकि यहाँ से मेंस में प्रश्न आता है तो इसके बारे में डिटेल जानिए कि बंगाल का जो संस्थापक था, बंगाल का जो शासक था पहला मुर्शीद कुली खान था। उसके बाद उसका बेटा अलीवर्दी खां बना। चूँकि अलीवर्दी खां के कोई बेटा नहीं था और इसकी 3 बेटियां थी और उसी एक बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला। तो अगला शासक कौन बना? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला को 2 लोग चैलेंज किए, जिसका नाम था घसीटी बेगम और शौकत जंग, याद रखिएगा। अब यह लड़ाई कहीं ना कहीं कंपनी और सिराज के बीच में होने वाला था। ये क्यों होने वाला था? इसके पीछे आप थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। चूँकि सिराज एक महत्वाकांक्षी और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, तो ऐसे में सिराज एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता था और उस पर इनडायरेक्ट रूप से बंगाल पर नज़र था ब्रिटिश कंपनी के। तो जिस खेमे में घसीटी बेगम और शौकत जंग थे, सिराज के विरुद्ध में यही खेमा को समर्थन दिया कौन? ब्रिटिश कंपनी। चूँकि ब्रिटिश कंपनी को यह पूर्ण विश्वास था कि हम जो सिराज के प्रति स्पर्धी है उसका संरक्षण देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसके माध्यम से सिराज को हम अपने कंट्रोल में लेने में काफ़ी हद तक क्या होंगे? सफल हो जाएंगे। तो आगे चल के ये पूरी जो लड़ाई थी वो किसके किसके बीच चला गया? कंपनी वर्सेज सिराजुद्दौला। कंपनी वर्सेज सिराजुद्दौला। इसका अतिरिक्त कारण क्या था? तो दुर्गीकरण, यानी तत्कालिक कारण क्या था? दुर्गीकरण। तत्कालिक कारण क्या था? दुर्गीकरण। और आधारभूत कारण क्या था? कि कंपनी बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। कंपनी की ये महत्वाकांक्षा था कि मैं बंगाल में रहूं। तो प्रश्न क्या है कि यहाँ से आता है, यानी कंपनी और सिराज के बीच जो द्वंद्व हुआ उसका तत्कालिक कारण था दुर्गीकरण। कंपनी दुर्गीकरण करना चाहती थी, तो सिराज ने कहा कि आप भला दुर्गीकरण क्यों कर रहे हैं?
आप एक व्यापारिक कंपनी हो, घूम घूम कर व्यापार कीजिए। एक व्यापारिक कंपनी को भला दुर्गीकरण फोर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, किलेबंदी की क्या ज़रूरत है? तो आदेश दिया कंपनी को सिराज ने कि आप अपना फोर्टिफिकेशन को बंद कीजिए। कंपनी ने नहीं माना, सिराज ने आक्रमण कर दिया। फिर कंपनी लोगों ने जाकर कहाँ, पांडिचेरी के समीप फुल्टा द्वीप है वहाँ टिका, और साउथ इंडिया से फिर वाटसन और क्लाइव आए, और ये दोनों के नेतृत्व में फिर प्लानिंग बना कि बंगाल में कैसे एंट्री किया जाए। तो ये चीज़ को है क्या है, आपको समझना है। मैं बहुत ही सारगर्भित तरीकों से बता दिया हूँ यहाँ पे कि प्रभाव बढ़ाना चाहती थी, तो प्रभाव बढ़ाना चाहती थी, लेकिन कंपनी का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं था कि हम व्यापारिक दृष्टिकोण से अपना फोर्टिफिकेशन करना चाहते हैं। उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो पॉलिटिकली एम्बिशन था, उसका जो थिंकिंग था, वही व्यक्ति किलाबंदी करता है जिसका एम्बिशन पॉलिटिकली हो। कैसा हो? पॉलिटिकली हो। वहाँ के स्थानीय राजनीतिक में अंतःद्वंद करना चाहता हो, तो पूर्ति करना चाहती थी। सिराज का कोलकाता पर हमला हुआ, जो अभी मैंने बताया। फिर इसी के माध्यम से क्लाइव और वाटसन ने षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र के माध्यम से फिर बंगाल को जीतने के लिए पुनः तैयारी किया गया, और इसी रास्ते फिर आगे आने वाले क्रम में क्या होगा, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये चीज़ को क्या है कि आपको याद रखना है। मैं आपको क्या बताया कि बंगाल में, मैं आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ कि बंगाल में कंपनी नियंत्रण करना चाहती थी और सिराज एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। ऐसे में कंपनी और सिराज के बीच प्रतिस्पर्धा होना बहुत ही ज़रूरी था। तो ऐसे में क्या हुआ कि कंपनी कहती है कि मैं दुर्गीकरण इसलिए करता हूँ क्योंकि कंपनी बंगाल में दुर्गीकरण करना चाहती थी। आदेश दिया किसने? सिराज ने। लाइट बंद करते हैं। तो ये चीज़ को आपको समझना है। लाइट, हाँ ठीक है, पंखा लास्ट में बंद कीजिए। हाँ, ये चीज़ है जो आपको क्या करना है, समझना। इसको मैं पुनः बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, समझिएगा थोड़ा बहुत ही ध्यान से। कंपनी बंगाल में अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहती थी। ऐसे में कंपनी को सिराजुद्दौला बहुत टक्कर दे रहा था, और कंपनी धीरे धीरे अपना फोर्टिफिकेशन मीन्स किलाबंदी कर रहे थे। तो सिराज ने कहा आप किलाबंदी क्यों कर रहे हो, आप एकमात्र व्यापारिक कंपनी हो, घूम घूम कर व्यापार कीजिए। तो कंपनी तर्क दिया कि हमारा दुश्मन चूँकि फ्रेंच भी है, मराठा भी कभी कभी हमसे बदतमीजी करते हैं, और मराठा सरदार कमज़ोर भी है, तो बाहरी आक्रमण का भी डर है। अतः हम अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से फोर्टिफिकेशन मीन्स किलाबंदी कर रहे हैं। लेकिन इसका जो सोच था कुछ अलग था। सिराज ने कहा आप किलाबंदी बंद कीजिए, कंपनी ने नहीं माना। सिराज ने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो वहाँ से भागा हुआ कंपनी पांडिचेरी के समीप आकर फुल्टा द्वीप में टिका, और फिर साउथ इंडिया से वाटसन और क्लाइव पहुँचे, और फिर वाटसन और क्लाइव वहाँ पे पूरा षड्यंत्र नियम नीति बनाकर बंगाल में पुनः पहुँचा, और इसी रास्ते देखिएगा कि बैटल ऑफ प्लासी होगा। अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से किलाबंदी करना चाहती थी कंपनी। तो भाई आपको बंगाल में इतना ही डर है संकट का, आक्रमणकारी का, तो आप भाग जाइए यहाँ से। आपको बुलाने कोई तो नहीं गया था कि भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण है वर तुझे बुलाने को, है मानस का राजवंश तुम भूल न जाना आने को। आप व्यापारिक कंपनी है, आपको सुरक्षा लग रहा है कि सही नहीं है, तो आप यहाँ से निकल जाओ। और आपको अलीनगर के संधि के माध्यम से फोर्टिफिकेशन करने का अनुमति मिल भी गया था, लेकिन आप फ्रेंचों के जो व्यापारिक सेंटर था उस पर आपने आक्रमण क्यों किया, चंदरनगर पे? तो कहीं ना कहीं फोर्टिफिकेशन वह करता है जिसका एम्बिशन हो पॉलिटिकली। तो ये चीज़ है, आपको समझ में आया होगा। मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।